हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग ने क्लास 12 का बी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आप लोग को उसमें पार्ट 1 में फिजिकल प्रॉपर्टी और पार्ट 2 जो था हम लोगों का वीडियो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताए दिए हैं। तो हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा और क्वेश्चन रह गया है, उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बोला था कि मैं आप लोग को ओजोन पढ़ाऊँगी। तो ओजोन से पहले हम लोगों को एक और चीज़ रह गई, जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आप लोग को बताया था कि जो 16 ग्रुप के एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड फॉर्म कर रहे हैं, तो उनका प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसके बाद ऑक्सीजन के साथ अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब उन्होंने स्टडी करी। लेकिन हैलोजन के साथ अगर वो ग्रुप 16 के एलिमेंट रिएक्ट करेंगे तो किस तरह के हैलाइड्स वो फॉर्म कर रहे हैं, वो हम लोग का रह गया था। तो आज हम लोग सबसे पहले वही पढ़ेंगे कि हैलोजन के साथ ग्रुप 16 के एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो किस तरह के कितने टाइप के वो हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है, और ये स्टेबल है कि नहीं है, ठीक। तो अभी आप लोगों को पता है कि ग्रुप 16 में हम लोगों का जो मेंबर है वो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलियम एंड पोलोनियम। और हैलोजन ग्रुप 17 के मेंबर्स होते हैं। और इसमें क्या है हम लोगों का कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। तो ये तो हम लोगों का रेडियो एक्टिव है, तो ये कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। बाकी के जो हैलोजन है वो ग्रुप 16 के साथ मिलकर हैलाइड फॉर्म करेंगे। तो ऑक्सीजन का आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्साइड फॉर्म में, ऑक्साइड में हमेशा -2 होता है ना। इसके बाद पेरोक्साइड पढ़ा होगा, जैसे कि ऑक्साइड का अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो SO2, इसमें इसका -2 है। इसके बाद पर ऑक्साइड आप लोगों ने पढ़ा होगा, पेरोक्साइड में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 हो जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, क्लियर हो रहा है। इसके बाद एक और ऑक्सीडेशन नंबर ये शो करता है ऑक्सीजन, वो है -12, किसमें शो करता है, सुपर ऑक्साइड फॉर्म में। तो सुपर ऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -12 हो जाती है, लाइक KO2, K2O, तो इसमें -12 है। -12 कैसे है, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो पोटेशियम है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ओनली 1। तो क्या मैंने ये सही लिखा है, देखो यहाँ पे 2 पोटेशियम है, तो यहाँ पर ये मैंने किसका लिख दिया है, ऑक्साइड का। ये जो हमारा पोटेशियम ऑक्साइड है, ना कि पेरोक्साइड ना कि सुपर ऑक्साइड। अगर इसको सुपर ऑक्साइड बनाना है जिसमें कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमको कितनी दिखानी है, -12, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, KO2, ठीक ऑपोजिट। मैंने K2O लिखा था, क्या होना चाहिए, KO2। अब यहाँ देखो पोटेशियम और एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ, इसके पास ओनली कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको इससे शेयर करना है दोनों को, और दोनों को कितना चाहिए रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तब ये स्टेबल होंगे। तो इसके पास तो 1 है, तो 1 है तो ये कैसे लेगा, ये यहाँ से -1 और ये एक ही है, तो हम क्या करेंगे, ½ इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो KO2 जो है वो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना होगा, -12, और ये है पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड, ठीक है, इसको पोटेशियम सुपर ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन है वो इस तरह से 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। इसके अलावा भी वो एक और ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, शो करता है, वो है +1। अब वो कैसे करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो कभी इलेक्ट्रॉन देने का काम नहीं करता, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के बाद। तो किस केस में ये +1 शो करेगा, उस केस में जब ऑक्सीजन के साथ उससे भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और इससे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, फ्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है। तो फ्लोरीन के साथ अगर ऑक्सीजन कंपाउंड फॉर्म कर रहा है तो उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा,
पॉजिटिव में प्लस 1। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर अगर मैं हैलोजेंस की बात करूँ कि ये अगर एलिमेंट्स हैं हैलोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और हैलाइड फॉर्म कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन जो एक हैलोजन है उसके साथ ही मिलके ऑक्सीफ्लोराइड बनाएगा। अदर जो भी हमारे हैलोजेंस हैं उसके साथ वो किसी तरह का कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा, बल्कि जो और रिमेनिंग एलिमेंट है सल्फर, सेलेनियम, पैलेडियम एंड पोलोनियम, ये बाकी सभी हैलोजन के साथ भी कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो इसका रीजन की एक्टिविटी बहुत हाई होती है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के साथ ये कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा, ये ओनली फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड फॉर्म करेगा। क्लियर? तो किस तरह के ये हैलोजन जो है रिएक्ट करके ये हैलाइड बनाते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम, पैलेडियम, पोलोनियम, किस तरह के हैलाइड फॉर्म करेंगे, तो वो हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखेंगे। ठीक है? तो एक्चुअली में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2 एंड 2p में कितना जाएगा? 4। तो ये है इसका वैलेंस शेल, शेल नंबर 2। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 4 + 2 6। तो 6, अब मैं इनको ऑर्बिटल्स यहाँ पे शो करती हूँ ताकि हम लोग इसकी बॉन्डिंग बता पाएँ कि किस तरह से स्टेबल होगा। वैसे भी क्लियर हो रहा है कि 6 है तो हमको कितने की नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन की, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और ये एक स्टेबल क्या बना सकता है? कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वैलेंस शेल का 2s and 2p का, वो कुछ इस तरह से और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो हम लोग को पता है कि जो सेकेंड सेल है उसमें डी सबशेल नहीं आता है ना। तो मतलब अगर हम इसको एक्साइट करना चाहें इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट आएंगे वो यहाँ पर ही बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ देखो कि एक ये फ्लोरीन आ गया और ये एक दूसरा, और ओनली फ्लोरीन ही इसके साथ हैलाइड फॉर्म करेगा, बाकी के जो हैलोजन है वो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ हैलाइड फॉर्म नहीं करेंगे। तो ये बन गया हमारा OF2, जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो रही है? पॉजिटिव में +2 हो रही है। ठीक है? अब हम रिमेनिंग एलिमेंट की बात करें, लाइक अगर मैं इसका नेक्स्ट मेंबर जो है वो है सल्फर। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एटॉमिक नंबर हम बोलें तो क्या होता है? 16, और 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p4। तो आउटर मोस्ट सेल जो जा रही है वो हमारी क्या जा रही है? 4 जा रही है। मतलब ये है इसका वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलो हम उसको बना लेते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में मैं इसके वैलेंस शेल के सबशेल्स और ऑर्बिटल्स को शो कर रही हूँ और उसमें इलेक्ट्रॉन को। तो वैलेंस शेल हमारा है 4s एंड 4p। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 4p में 4। तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP4। तो सिर्फ नंबर्स वेरी कर देखो, यहाँ पे 2s 2p4 आ रहा है, 2s2 2p4 यहाँ पर आ रहा है हम लोग का। 1 मिनट, आई थिंक हम लोग कुछ आगे ही चले गए हैं। 16 है तो 6 और 4 10 हो गया, और ये यहाँ पे ओवर करना होगा, कुछ ज़्यादा नहीं चले गए हम लोग आगे, सेलेनियम तक पहुँच गए, ये यहाँ पर नहीं जाएगा। तो यहाँ 4s की जगह सिर्फ मुझे क्या करना होगा? 3s, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सिर्फ 16, तो 16 तक ही जाएंगे। मैं कुछ आगे ज़्यादा ही बढ़ गई थी, और ये है 3p का 4। अच्छा, थर्ड सेल आउटर मोस्ट सेल है, तो इसमें हमारा d ऑर्बिटल या d सबशेल होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि थर्ड सेल में d की एंट्री हो जाती है। तो यहाँ पर भले इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन d सबशेल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये है 3d जो कि पूरा का पूरा वैकेंट है। तो क्या हम इस एटम को एक्साइट कर सकते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर सकते हैं कि s का इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके इस
वैकेंट डी सब डी ऑर्बिटल में चले जाए और पी का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ चले जाए। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो हम देखो यहाँ पर ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, उसके बाद क्या आती है एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में 3s 3p, तो 3s यहाँ है, 3p का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर रही हूं मैं कहाँ, वैकेंट 3d। तो वैकेंट 3d में जैसे ही ये जा रहा है तो इस तरह से अभी हम लोगों को कितने मिल गए हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिल गए 4। जैसे अभी मैंने बोला यहाँ पर ये डायहाइड फॉर्म किया तो सल्फर भी डायहाइड बना सकता है, लेकिन इसके अलावा ये 1 2 3 4 टेट्राहेलाइड भी फॉर्म कर सकता है, लाइक दिस। यहाँ पर जो भी हमारी हेलोजन है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ये यहाँ पर इसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा और हम लोगों को कंपाउंड मिल जाएगा SF4, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सल्फर टेट्राक्लोराइड फॉर्म हो सकता है। मतलब जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो टेट्राहेलाइड भी फॉर्म कर सकते हैं। ऑक्सीजन सिर्फ डायहाइड फॉर्म करेगा, लेकिन जो हमारा सल्फर है वो डायहाइड तो फॉर्म करेगा, लेकिन इसके अलावा वो टेट्राहेलाइड भी फॉर्म कर सकता है। क्या और कोई हैलाइड भी फॉर्म हो सकता है, इससे ज्यादा भी हम इसको एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर सकते हैं। यस, अभी हमारे पास 3s में जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो है, उसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं 3d में। तो चलो अभी इस बार मैं इसको प्रमोट कर देती हूँ, तो ये प्रमोट होके चला जाएगा d सब शेल में और इस तरह से हम लोगों को मिल जाएंगे टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ये 6 जो भी हमारे हेलोजन्स हैं, चाहे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, उसके साथ ये बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो चलो इस केस में मैं यहाँ पर Cl ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो हेक्साहेलाइड तक फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि सल्फर के केस में सल्फर डायहाइलाइड भी बन सकता था, सल्फर टेट्राहेलाइड भी बन सकता था और सल्फर हेक्साहेलाइड। इसका मतलब है कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स सिर्फ डायहाइलाइड नहीं, टेट्राहेलाइड एंड हेक्साहेलाइड तक बना सकते हैं। ठीक है, कौन सा हेलाइड ज्यादा स्टेबल होगा वो डिपेंड करता है सेंट्रल एटम और जो हमारा हेलोजन है उसके एटॉमिक साइज। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर दोनों के साइज सेम है तो जो हेलाइड बनता है वो काफी स्टेबल बनता है। क्लियर? जैसे कि अगर हम लास्ट का एलिमेंट देखें इसमें ऑक्सीजन फैमिली में, तो वो है पोलोनियम। तो पोलोनियम इतना बड़ा हो जाता है कि वो फ्लोरीन जिसका साइज बहुत छोटा है उसके साथ वो हेलाइड फॉर्म नहीं कर पाता है। क्लियर हो रहा है? क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है तो एक बहुत छोटा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो साइज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। साइज डिफरेंस अगर ज्यादा नहीं है सेंट्रल एटम और हेलोजन में तो जो हमारा हेलाइड फॉर्म होगा वो काफी स्टेबल होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसकी स्टडी कर लेते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन की। क्लियर हो रहा है? इसको इरेज कर देती हूँ, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो इसको आप लोग नोट कर लें, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। 16 ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट विद हेलोजन टू फॉर्म ऑल टाइप ऑफ हैलाइड। जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आप लोग को, डायहाइलाइड, टेट्राहेलाइड एंड हेक्साहेलाइड। क्लियर? तो यहाँ पर E क्या है? एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। एंड X क्या है? तो X हम लोग इसको X से किसको डिनोट करते हैं? हेलोजन फैमिली को, मेंबर्स को, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गन। ठीक है, तो ये X2 टाइप का होगा तो डायहाइलाइड, ये X4 है तो टेट्राहेलाइड एंड ये X6 है तो हेक्साहेलाइड। एंड द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड डिपेंड्स अपॉन हेलोजन। हेलोजन पर डिपेंड करती है। तो सबसे स्टेबल जो हैलाइड फॉर्म होगा वो फ्लोराइड के साथ होगा एंड देन ग्रेजुअली साइज इंक्रीज कर रहा है क्लोराइड एंड ब्रोमाइड और आर्गन। ओके, तो स्नैपशॉट ले लीजिए इसको।
तो ये मैंने चार्ट प्रिपेयर कर दिया है कि ये लोग कितने तरह के हैलाइड कौन कौन से हैलोजन के साथ बनाएंगे, तो इसको आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम कितने तरह के हैलाइड्स फॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे तो 3 टाइप के हैं, लेकिन किसके साथ किस तरह का इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ये सारा मैंने चार्ट में प्रिपेयर कर दिया है। और ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही जो हैलाइड बना रहा है उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में होगी। बाकी सभी में देखो, क्योंकि ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है उसको हमेशा हम लोग जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो राइट हैंड साइड लिखते हैं, और जिसकी कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको हमेशा लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो इससे साफ पता चल रहा होगा कि यहाँ पर सभी में इसकी नेगेटिव नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस। क्लियर? उसको नोट कर लीजिए आप लोग के साथ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ओवर हो गई हैं। अब हम लोगों को ऑक्सीजन और ओजोन का डिटेल स्टडी करना है। तो ओजोन के बाद हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन की स्टडी करेंगे, और ऑक्सीजन जो कि इस ग्रुप का सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर है उसकी प्रॉपर्टी जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स है उससे बिल्कुल भी अलग होगी। एनामलस बिहेवियर शो करता है ये ऑक्सीजन। एक्चुअली में ऑक्सीजन का जो ये एनामलस बिहेवियर है वो इसके एटॉमिक साइज के कारण होता है। इसका एटॉमिक साइज क्या होता है? बहुत छोटा, और उसकी वजह से ही ये इसका एटॉमिक साइज छोटा होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई हो जाती है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाएगी तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी अलग हो जाएगी। क्लियर? और इसी की वजह से ये हाईली रिएक्टिव भी हो जाता है रेस्ट ऑफ द मेंबर से। तो ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव देन अदर मेंबर्स। इसका रीजन है स्मॉल साइज, इसके बाद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, और इसके अलावा अब ये इसका साइज इतना छोटा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें एक बॉन्ड जो बोलते हैं हम लोग p-pi बॉन्ड उसको फॉर्म करने की एबिलिटी होती है। इसके अलावा इसमें d सबशेल एब्सेंट होता है, तो इसकी कोवैलेंसी वगैरह बिल्कुल भी अलग हो जाती है मेंबर से। तो किस तरह से ये बाकी के रेस्ट ऑफ द मेंबर से डिफरेंट है वो हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर नोट करा देती हूँ कि एनामलस बिहेवियर क्यों शो करता है, उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो ये मैंने लिख दिया इसका कि एनामलस बिहेवियर ये किस तरह से शो करता है, इसका रीजन क्या है। तो देखो यहाँ पर कि ऑक्सीजन इज क्वाइट रिएक्टिव, इट रिएक्ट विद ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट। ठीक है, एंड रेस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर रिलेटिवली लेस रिएक्टिव, सो ऑक्सीजन शो एनामलस बिहेवियर ड्यू टू दिस small size, high electronegativity, and third is a tendency to form p-pi double bond, and last है absence of d orbital। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये एनामलस बिहेवियर शो करता है। तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लियो, और किस तरह का ये बिहेवियर शो करता है, डिफरेंस है ये अदर मेंबर्स से, वो अभी हम लोग यहाँ पर मैं इसको एक बार लिख देती हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगी। पहले इसको आप नोट कर लो। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसमें साफ साफ पता चल रहा है हम लोग को कि ऑक्सीजन जो है वो अदर मेंबर से किस तरह से डिफरेंट है। तो डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड अदर मेंबर्स का फर्स्ट डिफरेंस देखो कि ऑक्सीजन इज गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर व्हाइल द अदर मेंबर ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये पहला डिफरेंस, और डिफरेंस का रीजन मैंने आप लोग को बता ही रखा है। एंड नेक्स्ट देखो कि ऑक्सीजन इज डायटोमिक while the other element are octatomic। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस कि ऑक्सीजन कैसा होता है, डायटोमिक होता है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर ऑक्टाटोमिक। तो भाई ये डायटोमिक क्यों नहीं होते? तो फिर मैंने बताया था आप लोग को इसके पहले कि जो ऑक्सीजन है उसका साइज कैसा होता है, स्मॉल है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, और वो एक क्वालिटी रखता है, एक एबिलिटी रखता है p-pi बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो ऑक्सीजन बहुत इजीली p-pi बॉन्ड डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और डायटोमिक फॉर्म में स्टेबल हो जाता है, जबकि सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम
मल्टीपल बॉन्ड या ये जो पी पाई बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग वाला नहीं बना पाते, क्योंकि इनका न्यूक्लियस जो है वो काफी अंदर चला जाता है, स्क्रीन हो जाता है, तो उसके पास इतनी पावर नहीं होती है साइज बड़ा होने की वजह से। तो जो सल्फर है अगर वो अपने आप को स्टेबल करेगा तो उस तरह का क्रोन लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 11th में, ये फॉर्म करता है। इस तरह से ये 8 जो इसके एटम है एक साथ बॉन्ड फॉर्म करके क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बना के स्टेबल होते हैं। तो बाकी के जितने भी सल्फर, सेलेनियम, पैलेडियम हैं ये सारे इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएंगे, जबकि जो ऑक्सीजन है वो डायटॉमिक। रीजन पी बॉन्डिंग। नाउ नेक्स्ट है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बाकी अदर में, जैसे क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड में कि भाई क्या रीजन है कि जो H2O है वो ऑर्डिनरी या रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड होता है, लेकिन जो हमारा H2S है वो कैसा होता है, गैस होता है। तो ये क्वेश्चन आता है, तो इसका रीजन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन फॉर्म कर सकता है, ऑक्सीजन। रीजन क्या है, स्मॉल साइज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए जो OH बॉन्ड है वो कैसा हो जाएगा, पोलर, और पोलैरिटी की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन भी अब उसके पास नहीं रखा। तो अपने आप को ये स्टेबल करने के लिए दूसरे ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये रीजन मतलब जो ये एबिलिटी है वो सिर्फ ऑक्सीजन में ही है, क्योंकि ऑक्सीजन ही इस बॉन्ड को पोलर कर सकता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी सल्फर सेलेनियम से क्या होती है, काफी हाई। तो SH बॉन्ड कभी भी पोलर नहीं हो पाएगा, लेकिन OH बॉन्ड पोलर होगा तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस, इससे क्वेश्चन भी आएंगे। एंड नाउ नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। हाँ, ये सब कंपटीशन वगैरह में आते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो किस तरह का होता है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, है ना। तो वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि देखने में देखो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं, पेयर दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एमओटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, एमओटी का कन्फिगरेशन इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। तो उससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है वो एक्चुअली में डायामैग्नेटिक नहीं होता है, मतलब उसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हैं जो अनपेयर्ड है, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करेगा। मतलब मैग्नेट के टुवर्ड्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, डायमैग्नेटिक क्या होता है, अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखो वाइल अदर एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस। तो ये डिफरेंस कैसे आ रहा है, देखो ऑक्सीजन, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है O2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक में 8 है तो 8 + 8 या 8 × 16, तो हम लोगों को 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इसमें, है ना। ऑक्सीजन से नाइट्रोजन तक का कन्फिगरेशन अलग होता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन से जो कन्फिगरेशन आता है वो ये आता है। तो हर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, एक ऑर्बिटल में कितने आते हैं, 2। तो यहाँ पर हम इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको फिल करते जाएंगे। कितना हो गया, 12, 14, 15, सॉरी 12, 14, है ना। तो अभी कितने हम लोगों को फिल करना है, 2। तो 2 करने हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वल टू लगा, मतलब दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। और जब भी एनर्जी सेम होती है ऑर्बिटल की, तो हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इक्वली करते हैं। पेयरिंग तब तक नहीं होता है जब तक कि सभी में हम लोग सिंगली इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड न कर दें, तब तक फिल न करें। तो हम पहले यहाँ पर जो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी रिमेनिंग रहेंगे, क्योंकि 16 तक हमको फिल करना है, 14 तक फिल हो चुका है, तो हम पहले इसमें एक जगह, ये नहीं कि इसको 2 कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ये सब आप लोगों ने 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा ही होगा, एमओटी में। तो हम यहाँ पर इसको 1 कर लेते हैं, ये हो गया टोटल 16। और इस कन्फिगरेशन से हम लोगों को साफ साफ पता चल रहा है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो डायामैग्नेटिक नेचर का नहीं है, कैसा है, पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि इसमें 2
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल अदर एलिमेंट आर डायमैग्नेटिक। क्लियर? तो ये बहुत बड़ा डिफरेंट। लास्ट देखो कि ऑक्सीजन फॉर्म p pi multiple bond while other member of this group does not form multiple bond। तो इसका रीजन मैंने पहले ही बताया, क्योंकि साइज इसका क्या होता है, स्मॉल होता है ना, उसकी वजह से ये इजीली क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले आएगा और साइड वाइज ओवरलैपिंग करके p pi या डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। बाकी के मेंबर्स में इतनी एबिलिटी या इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। क्लियर? इसको नोट कर लो। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन मींस डाई ऑक्सीजन, क्योंकि टू एटम्स कनेक्टेड है तो इसको डाइऑक्सीजन या ऑक्सीजन भी जनरली बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी गैसेस होती है दे ऑल आर डायटोमिक। तो हम लोग उसको ये नहीं बोलते बार बार डाइऑक्सीजन। ऑक्सीजन से समझ में आता है कि O2 की ही बात हो रही है ना। तो डाई ऑक्सीजन को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं वो हम इसमें थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और ऑक्सीजन की कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। तो किस किस तरह से हम डाइऑक्सीजन ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो भी हमारे सॉल्ट है जिसमें ऑक्सीजन है, अगर उसको हम हीट करें तो वो हमको क्या दे सकते हैं, डाइऑक्सीजन दे सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें कि वाटर जो हमारा H2O है उसका भी हम इलेक्ट्रोलिसिस कर दें तो इजीली हमको ऑक्सीजन मिल सकती है। तो बहुत सारी मेथड्स हैं जिससे हम जो डाइऑक्सीजन है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ मेथड्स आपको लिख के और एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग को समझ में आ जाएगा इजीली कि सॉल्ट जो भी ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट होते हैं उसको हम डिकम्पोज करें या हीट करें तो हम लोगों को डाइऑक्सीजन मिल जाती है। तो प्रिपरेशन मेथड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को नोट करा देती हूँ। तो ये है कुछ प्रिपरेशन मेथड्स डाइऑक्सीजन की। इसमें फर्स्ट देखो यहाँ पर, बाय हीटिंग ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट। ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट को अगर हम हीट कर रहे हैं, सच एज क्लोरेट है, नाइट्रेट है, परमैंगनेट, इन सभी में ऑक्सीजन होता है, एंड कार्बोनेट इज आल्सो, तो भी हमको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। ना यहाँ पे मैंने कुछ ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट को हीट भी कराया है। ऑन हीटिंग दे डिकम्पोजेस टू फॉर्म ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोराइड को किया तो सॉल्ट मिला पोटेशियम क्लोराइड और साथ में मिली डाइऑक्सीजन। ऐसे ही लेड नाइट्रेट को कराया तो लेड ऑक्साइड NO2 के साथ हमको क्या मिला, डाइऑक्सीजन मिली। क्लियर? एक और मेथड देखो कि बाय डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड को अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल जाती है। जैसे यहाँ पर देखो HgO को मैंने हीट किया तो हम लोगों को मिल गया मर्करी एंड डाइऑक्सीजन, और वैसे ही मैंने MnO2 को किया मेटल के ऑक्साइड को तो हम लोगों को Mn एंड डाइऑक्सीजन मिल रही है। जिंक सल्फेट को यहाँ पर मैंने मेटल का सल्फेट है तो उसको मैंने अगर यहाँ पर हीट किया हुआ है तो यहाँ पर मुझको ZnO एसिड के अलावा क्या मिल रहा है, O2 मिल रहा है। ठीक है? तो इस तरह से हाँ, एक और मैंने मेथड बताई थी क्या, H2O को, तो वो भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग उसको अच्छे से नोट कर लें, फिर मैं उसको बता देती हूँ। एक और मैं बता देती हूँ कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी अगर हम लोग फाइनली डिवाइडेड निकेल और MnO2 जो कैटलिस्ट है उसके प्रेजेंस में इसको डिकम्पोज करते हैं तो हम लोगों को मिलता है वाटर एंड डाइऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस है? ठीक है, बैलेंस है। तो सबसे पहले यहाँ देखो कि बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से किस तरह से हम लोगों को डाइऑक्सीजन मिलेगी। तो जनरली इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस इन एसिडिक मीडियम। प्लेन वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा तो थोड़ा सा हम इसको एसिडिक बनाते हैं। एसिडिक बनाने के लिए हम लोग इसमें कुछ ड्रॉप्स एसिड की डाल देते हैं, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो या HCl। तो एसिडिक मीडियम करने के बाद ये है हमारा एनोड और ये है कैथोड। तो कैथोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिवली। तो H2O जब इलेक्ट्रोलिसिस करेगा तो वो 2 आयंस फॉर्म करता है, H+ एंड OH। तो जो कैटायन है या पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चले जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड की तरफ, और जो OH है वो कहाँ चला जाएगा, एनोड की तरफ। ठीक है? तो यहाँ पर देखो कि कैथोडिक रिएक्शन क्या होगी कि जो हमारा H+ है कैथोड की तरफ जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर लेता है।
ठीक है। तो हम लोग कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। एनोड में क्या हो रहा है, तो एनोडिक रिएक्शन देखो कि जो हमारा OH नेगेटिव चार्ज है 4OH है, वो क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जो ये हमारा 4OH इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वाटर एंड O2 फॉर्म करेगा। तो जो हमारा एनोड है वहां पर कौन सी गैस इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन गैस, ठीक है। कैथोड पे क्या मिलेगा हम लोगों को, हाइड्रोजन गैस। तो ये है बायोइलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, उससे हम ऑक्सीजन किस तरह से बना रहे हैं एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोलाइज करके। नाउ एक लास्ट मेथड भी देख लो कि फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कैसे, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम फाइनली डिवाइडेड निकेल और MnO2 जो कैटलिस्ट होते हैं उनकी प्रेजेंस में इसको डिकम्पोज कराते हैं, तो हम लोगों को मिलता है वाटर एंड गैस। क्लियर। तो ये हो गई हमारी प्रिपरेशन मेथड इसकी डार्कस्टन की। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, तो एक काम करते हैं, हम लोग काफी लंबा वीडियो हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसकी प्रॉपर्टीज बता देती हूँ और फिर इसके बाद हम लोग कोचिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।